हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस पे हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 616। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। जगत गुरु बसवेश्वर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बसवेश्वर को लिंगायत परंपरा का संस्थापक संत माना जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में कायक अथवा गरिमापूर्ण शारीरिक श्रम के विचार का समर्थन किया, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन किया, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। बेरोजगारी की माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, बेरोजगारी की जो माप है इसके लिए सामान्य स्थिति उपागम के तहत सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 7 दिन है, इनको संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि सामान्य स्थिति उपागम जिसमें सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि को संदर्भ अवधि माना जाता है, ना कि 7 दिनों को। सेकंड दे रखा है, बेरोजगारी की जो माप है इसके लिए वर्तमान दैनिक स्थिति उपागम के तहत सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 7 दिनों के प्रत्येक दिन को संदर्भ अवधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, बेरोजगारी की माप के लिए सामान्य स्थिति उपागम रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव में प्रगृहित करने में विफल रहता है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 सही हैं। कौन सा? सेकंड एंड थर्ड, ये करेक्ट है, और जो फर्स्ट वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम फर्स्ट दे रखा है, श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु वर्ग के सभी लोग शामिल होते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जो श्रम बल है इसमें 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के वे लोग शामिल होते हैं जो काम करने में सक्षम और इच्छुक होते हैं, ना कि सभी लोग, तो ये गलत हो जाता है। सेकंड दे रखा है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, सामान्य तौर पर जो मुद्रा आपूर्ति है इसमें कमी मुद्रास्फीति है उसको बढ़ावा देती है, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि मुद्रास्फीति का मूल कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है, ना कि कमी होता है। हालांकि ये अर्थव्यवस्था है उसको विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्रभावित कर सकता है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, ये खाद्य और ऊर्जा की कीमत में परिवर्तन को शामिल करती है, तो ये गलत है। जो कोर मुद्रास्फीति है वास्तव में हेडलाइन मुद्रास्फीति से उन वस्तुओं की मुद्रास्फीति को घटाकर प्राप्त की जाती है जो खाद्य और ऊर्जा से संबंधित होती हैं, ना कि इनको शामिल करती है, तो ये गलत है। सेकंड दे रखा है, जब कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तो जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है ये बाजार से अतिरिक्त जो तरलता उसको अवशोषित करने के लिए अपनी जो प्रमुख नीति दर है उनमें कमी करता है, तो ये गलत है। क्योंकि ये कमी है उनमें जो नीति की दर है उनमें कमी नहीं करता है बल्कि उसको बढ़ा देता है। जब भी कोर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो केंद्रीय बाजार से अतिरिक्त तरलता मतलब जो लिक्विडिटी है उसको अवशोषित करने के लिए अपनी जो प्रमुख नीति दर है उनको बढ़ा देते हैं, और इसके विपरीत जब मुद्रास्फीति घटती है तो वे दर है उनको कम कर देते हैं। अतः ये जो दीर्घकालिक नीति निर्धारण है उसके लिए वरीयता प्राप्त विकल्प है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आरबीआई है इसके द्वारा रेपो दर में वृद्धि करना। सेकंड दे रखा है, प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी करना। थर्ड है, कृषि फसलों जैसी वस्तुओं के निर्यात में कमी करना। उपरोक्त कदमों में से कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी?
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 3। सेकंड वाला है जो गलत है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो राजकोषीय उपाय है वो भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष करों में वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में कमी, ना कि प्रत्यक्ष करों की दरों की कमी करना। इसमें कमी नहीं की जाती बल्कि प्रत्यक्ष कर है उनमें वृद्धि की जाती है। तो सेकंड वाला गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पद है, दूसरी साइड पे अर्थ है। फर्स्ट दे रखा है अविस्फीति, इसका अर्थ दे रखा है मुद्रास्फीति की दर में कमी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा अपस्फीति, तो इसका मतलब है कीमतों में लगातार गिरावट, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है संस्फीति, इसका अर्थ दे रखा है आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी तीनों ही सही सुमेलित हैं। फर्स्ट जो दे रखा है अविस्फीति, यह मुद्रास्फीति की दर में कमी को दर्शाता है। इसमें जो मूल्य स्तर है वो घटता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर उत्पादन और रोजगार में कोई गिरावट नहीं आती है। यह स्थिति सामान्यतः वांछनीय होती है। सेकंड दे रखा है अपस्फीति, तो ये मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को दर्शाता है। इसमें मूल्य स्तर है, इसके साथ साथ उत्पादन, रोजगार आदि में भी गिरावट आती है। ये जो स्थिति है ये मंदी मतलब रिसेशन की ओर ले जाती है। थर्ड दे रखा है संस्फीति, तो ये वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था मंदी मतलब डिप्रेशन है उससे उभरती है। इस दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, साथ ही उत्पादन, रोजगार आदि में भी वृद्धि होती है। ये आर्थिक पुनरुत्थान का चरण होता है। तो हमारे ये वाले तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेकंड है स्टाम्प शुल्क, थर्ड है चुंगी कर, फोर्थ है विलासिता कर, ये लग्जरी टैक्स। उपरोक्त में से कितने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में अंतर्विष्ट किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केवल 3। कौन कौन से? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चुंगी कर और विलासिता कर। जो सेकंड दे रखा है स्टाम्प शुल्क, ये जीएसटी है, उसमें स्टाम्प शुल्क और मूल सीमा शुल्क मतलब बीसीडी ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक घाटे को निम्नलिखित में से किन के बीच इसके रूप में बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा और निवल ब्याज दायित्व। प्राथमिक घाटा मतलब प्राइमरी डेफिसिट, साधारणतः राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, इससे ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। सकल प्राथमिक घाटा बराबर होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, और सकल राजकोषीय घाटा ये होता है कुल व्यय माइनस अंडर ब्रैकेट हम रखेंगे राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है प्रत्यक्ष करों का जो बोझ है वो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये गलत है। जो प्रत्यक्ष कर है वेतन या किसी व्यक्ति या निगम के लाभ पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर के मामले में करदाता कर का बोझ किसी और पर स्थानांतरित नहीं कर सकता है। सेकंड दे रखा है सरकारी बजट का पुनर्वितरण कार्य प्रगतिशील आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है निगम कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो थर्ड भी गलत है। ये मुख्यतः आय या संपत्ति पर लगाने जाने वाले कर होते हैं। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर और उपहार कर ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ना कि ये अप्रत्यक्ष कर के। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल एक करेक्ट है, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड है ये दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मूल्य स्थिरता, सेकंड है आर्थिक समृद्धि, थर्ड है रोजगार सृजन। उपयुक्त में से कौन से राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही जो राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इसके अनुसार राजकोषीय नीति मतलब जो फिस्कल पॉलिसी है, इसका तात्पर्य सरकार के व्यय और कराधान मतलब टैक्सेशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने से है। क्वेश्चन नंबर 29, संरचनात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है व्यापक प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण
होने वाली जो बेरोजगारी है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, यदि मौजूदा कौशल अप्रचलित हो गए तो चौथी औद्योगिक क्रांति संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन सकती है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्य तौर पर अल्पकालिक होती है और नीतिगत हस्तक्षेप के बिना ही उनमें स्वतः सुधार होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होती है तथा इसके समाधान हेतु पुनः कौशल विकास और शैक्षिक सुधार जैसी नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कितनी केंद्र सरकार की देयताएं भारत में सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आती हैं? फर्स्ट है आंतरिक ऋण, सेकंड है बाह्य ऋण, थर्ड है लोक लेखा देयताएं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। कौन कौन सा? आंतरिक एंड बाह्य ऋण। भारत में सार्वजनिक ऋण में केवल केंद्र सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक और बाह्य ऋण शामिल है, इसमें लोकलेखा देयताएं शामिल नहीं है, तो ये कट हो जाता है। तो हमारा आंसर बचता है बी, 1 एंड 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है, एक एड वेलोरम कर एक ऐसा कर है जो कि किसी वस्तु के मूल्यांकित मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि जो अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, वस्तु एवं सेवा कर एक एड वैलोम कर है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों ही करेक्ट हैं, उसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक सिद्धांत में फिलिप्स वक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र है एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे A.W. फिलिप्स ने विकसित किया था। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर एवं व्युत्क्रम संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्रोत पर संग्रहित कर TCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, विक्रेता से वस्तु खरीदते समय क्रेता द्वारा TCS घटा या काट लिया जाता है, तो गलत है। ये क्रेता द्वारा नहीं बल्कि विक्रेता द्वारा घटा लिया जाता है। सेकंड दे रखा है, TCS के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के तहत शासित होते हैं, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो ये गलत है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत नहीं बल्कि यूनेस्को है, इसके साथ साझेदारी में कार्य करता है। सेकंड दे रखा है, यह उन नैतिक मानकों को स्थापित करता है जिन्हें ग्लोबल जियो पार्क द्वारा अपनाया जाना चाहिए, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, वर्तमान में भारत में कोई भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्थित नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाला हमारा ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है IBCA है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है, इसकी जो शुरुआत है भारत द्वारा की गई थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, गठबंधन द्वारा संरक्षित सभी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 7 नहीं है, कितनी, भारत में 5 प्रकार की है प्रजातियां हैं, बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, कितनी, 5 याद रखना है ये पॉइंट। थर्ड है, अलायंस के सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं बल्कि भारत में है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, फर्स्ट वाला, सेकंड एंड थर्ड गलत है। तो फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।